हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक वन शॉट वीडियो, जिसमें हम जानने वाले हैं कि कैश फ्लो होता क्या है और बाकी सारी उसके तीनों एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे। साथ साथ इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जो इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले ये जान लेते हैं कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। देखो, उसके नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। कैश फ्लो मतलब कि कैश का फ्लो किस तरीके से हो रहा है हमारे कंपनी में, वो जानना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इनफ्लो, आउटफ्लो, वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे तीनों एक्टिविटीज में। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग से 3 एक्टिविटीज का नाम लिया, बट वो 3 एक्टिविटीज है क्या? देखो, सबसे पहले होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर उसके बाद आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर आती है लास्ट में फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तीनों ही आपस में देखो काफी रिलेट भी करती हैं और तीनों में डिफरेंस भी काफी ज्यादा होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में वो ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे कि परचेज, सेल, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है ना, उसमें हमारे जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होते हैं ना उसको रिलेट करते हैं, और लास्ट में जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होता है तो उसमें फाइनेंशियल चीजें को हम देखते हैं। ठीक है, बट इसको बस इतनी सी बात नहीं है, इनफ्लो आउटफ्लो उनका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक काम करता हूं, आप सभी को एक चार्ट दिखा देता हूं, उसमें उस चार्ट में इनफ्लो अलग आउटफ्लो अलग आप सभी को बताया जाएगा, और यहां से मैं आप सभी को पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले शुरू करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो में देखते हो कि कैश हमारे पास आ रहा है, सीधे सीधे अपने आप को कंपनी समझते हुए चलना, अपने आप को यह सोच चलना कि आप एक कंपनी के मालिक हो और उसको आपको मैनेज करना है, और उसको आप देख रहे हो कि कैश इनफ्लो कैसे हो रहा है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, कैश आउटफ्लो कैसे हो रहा है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 एक्टिविटीज जो और है ना, उनके भी फ्लो चार्ट हम आराम से देखेंगे, और लास्ट में उसको ये भी देखेंगे कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखता कैसा है, उसका बैलेंस शीट कैसा होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमारे तीनों एक्टिविटीज किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है। तो शुरू करते हैं पहले अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ। यहां पे शुरू करेंगे कैश इनफ्लो में। देखो, कैश इनफ्लो हमारे पास पैसा आ रहा है। पैसा कब आता है? जब हम कोई चीज सेल करते हैं, कोई चीज हम जब बेचते हैं। जब आप कोई सामान बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा? पैसे आएंगे। जब बेचोगे इसका मतलब क्या हो रहा है? सेल हो रहा है। अब इसका उल्टा सोचिए, चलो कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का क्या मतलब होता है? आप कोई चीज खरीदते हो, अगर आपने कुछ खरीदा तो आपके पास से पैसे गए और जो सामान आपने खरीदा था वो आपके पास आ गया। ये हमारे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का पहला डिफरेंस हो गया। ठीक है, बाकी और सारी चीजें वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, कैश इनफ्लो में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब देखो, यहां पे किसी भी डेटर से आप पैसे रिसीव करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, जिससे आपको पैसे लेने रहते हैं तो वो आपको पैसा देगा, तो आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है। अब इसका ठीक उल्टा देख लो, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमें पैसा देना पड़ता है, तो वो क्या हो गया? कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन, या फिर कमीशन रिसीव किया। देखो, ये सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे कमीशन रिसीव करना और कमीशन जैसे कि रॉयल्टी हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद और क्या आता है हमारे कैश आउटफ्लो में? कैश आउटफ्लो में कह सकते हो कि आपको अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे करनी है, वेजेस पे करना है, रेंट पे करना है, तो ये सारी चीजें क्या होगी? कैश आउटफ्लो में हो गया। बट ये सारी चीजें ऑपरेट की जाते हैं हमारे डेली लाइफ में, इसलिए किसमें काउंट की जाते हैं? हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। समझते हुए चलोगे तो बहुत क्लियर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। अब यहां पे देखो, मान लेते हैं कि किसी के भी मान लो एक कंपनी है, उसके पास स्टॉक्स हैं, उसमें आग लग गया, तो उसने इंश्योरेंस जो कराया होगा, उन्होंने इंश्योरेंस को क्लेम किया और उन्होंने रिसीव कर लिया, तो क्या हो गया? कैश इनफ्लो। सीधी सी बात है, अगर हम कोई कैश रिसीव करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी का मतलब होता है कैश फ्लो। तो जो भी कैश हम रिसीव करते हैं ऑपरेटिंग में, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं। डेली लाइफ ऑपरेट करते हैं जब भी हमारे बिजनेस एक्टिविटीज में, तो कैश हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाते हैं। ठीक है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों समझ लिया। अब आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो में अगर देखोगे तो पहला है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो, अगर हम अपने फिक्स्ड एसेट को, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी है, अगर उसको आप सेल करते हो तो वहां पे आपको पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे इसका ठीक उल्टा देख लोगे तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पे अगर आपने कोई मान लो बिल्डिंग, लैंड, कुछ भी है आपने खरीदा, तो आपके पास से पैसे गए। सीधी सीधी बात है, एक चीज को पकड़ के चलना है, वो है कैश। कैश के जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे पास से, गया आया जितना भी है, वो सारे के सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाते हैं। बस अलग अलग उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, बस उसको ठीक से समझना है। अगर इतना समझ लिया तो एकदम क्लियर हो जाने वाला है कि ऑपरेटिंग में कौन से जाने वाले हैं, इन्वेस्टिंग में कौन से जाने वाले हैं, फाइनेंशियल में कौन से जाने वाले हैं। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंशिएट करके समझते हुए चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इसमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ना इन्वेस्टमेंट रखा है, उसको बेच दिया, तो वो हो गया किसमें? कैश इनफ्लो में। ठीक, हमारे पास पैसे उसके बदले आ गए। ठीक है,
चलो उसके बाद कह रहा है इसमें भी सेम, देखो वही सेम प्रोसीजर सारा का सारा है। जैसे लास्ट में देखो क्या कह रहा है कि रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस रिसीव। देखो यहाँ पे रीपेमेंट कर दिया लोन का और एडवांस रिसीव कर लिया, क्या है ये हमारे लिए कैश इनफ्लो हो गया। देखो उसके अपोजिट कैश आउटफ्लो में क्या कह रहा है, लोन एंड एडवांस टू द थर्ड पार्टी। सारी चीजें किसमें जाती है, कैश आउटफ्लो में। ठीक, चलो नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो देखेंगे तो हमारे पास क्या है, इशू ऑफ शेयर। यहाँ पे जितने भी चीजें हमारे कैपिटल से रिलेटेड जो होते हैं ना, वो सारे के सारे जाते हैं किसमें है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। जैसे इशू ऑफ शेयर्स हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, हाँ वो सारी की सारी चीजें। बट जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होता है सिर्फ वही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो और क्या कहता है, इशू ऑफ बॉन्ड। ये सारी चीजें क्या हो गई, कैश इनफ्लो में आते हैं। कैश आउटफ्लो में क्या आता है, पेमेंट ऑफ लोन, आप पेमेंट करते हो लोन का तो उसमें जाता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीम करते हो तब उसमें जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें हो गई। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, सारी चीजें देखो लास्ट में आके एक काउंटिंग होगी हमारी फॉर कैश। अब देखो उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो फॉर्मेट इसका ढंग से समझ लो, यहाँ पे बहुत बेसिक सा होता है बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने के पहले हमें जो 3 एक्टिविटीज को समझना था ना, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब इससे हमें क्लियरिटी हो गई है कि अब जब भी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में जो जो चीजें हमें गिवन रहेगी ना, तो उसको समझना कैसे है, करना कैसे है, वो तो समझ में आ गया। बट जब हम फॉर्मेट के हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो कैसे करना होगा अब वो समझना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर फॉर्मेट के हिसाब से नहीं करोगे तो वहां पे नंबर वैसे भी नहीं मिलने वाले, कितने भी क्वेश्चन को आप किस अच्छे तरीके से समझ लो। बट फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी होता है ना कि हमारे जो तीनों एक्टिविटीज जो हमने सीखे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अब हमें सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसको हम 3 पार्ट में बांट लेंगे। क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ए बी सी अलग अलग पार्ट में बांट लेना। एक का पार्ट रहने वाला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, दूसरा बी वाला पार्ट रहने वाला है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, लास्ट वाला फाइनेंशियल एक्टिविटीज का रहने वाला है। तो क्वेश्चन को जब शुरू करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट को ध्यान से देखना आप भी। तो देखो हमारे पास जो पहले वाले में आता है, तो देखो हमारी एडजस्टमेंट को शुरू करने के पहले सबसे पहला पार्ट पूछता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसको ना अब देखो कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में गिवन रहता है ये सारी चीजें, बट जब क्वेश्चन में नहीं गिवन रहता है तो उसका अलग से एक फॉर्मूला, एक पूरा देखो अलग तरीका होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना कैसे है। वो सारी चीजें देखो हमारे क्वेश्चन में नहीं भी रहता है, तो उसको निकालने का अलग से जो फॉर्मूला होता है ना, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये समझ लो कि हमारा की पूरा जो फॉर्मेट होता है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो करते कैसे है। ठीक है, देखो उसके बाद अभी समझ लो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सोचे चलो कि हमें हमारे पास दिया हुआ है, अभी इसको देखे चलते हैं। जब नहीं दिया रहेगा उसका भी केस होता है, किस तरीके से करना रहता है मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले अभी देख लो यहाँ पे आगे क्या कहता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट शुरू होते हैं, तो हमारे पास देखो 2 चीजें होती हैं, ऐड करने को होती है, लेस करने को होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे शुरू होता है। यहाँ पे जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करते हो ना, 2 चीज आपसे पहले पूछेगा कि ऐड करना है, लेस करना है। अब वो ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, ठीक है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी चीजें आप पे करते हो, ठीक है, तो वो सारा का सारा किस में जाता है, ऐड में। जितना आप पे करते हो उसको ऐड करोगे और जितना आपको इनकम होता है उसको लेस करोगे। उल्टा चलता है, इतना देख के चलोगे ना आपको याद रहेगा कि जितना भी हम रिसीव कर रहे हैं वो लेस करना है, जितना पे कर रहे हैं उसको हमें ऐड करना है। इतना याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा। चलो उसके देखो कुछ चीजें जो गिवन है, लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, चलो तो पहला हमारे पास यहाँ पर क्या है, डेप्रिसिएशन। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हो गए, राइट ऑफ हो गया, गुडविल हो गया, ये सारी चीजें लेके जाओगे। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, बहुत सारी चीजें, इंटरेस्ट पे किया, कुछ किसी में भी लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, वो सारा का सारी चीज किस में जाएगा, ऐड करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब ठीक उसका उल्टा करना है भाई। जितना हम चीजें ये कर लिए ना, अब जितना भी हमें इनकम हो रहा है उसको लेस करते हुए चलेंगे। इनकम जितना भी हुआ, बस क्या है, इंटरेस्ट इनकम, तो ये हो गया, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, जितने भी तरीके के इनकम होते हैं ना, वो सारी की सारी चीजें आप क्या करने वाले हो, लेस करने वाले हो। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होता है, वो समझ लो। यहाँ पे कह रहा है कि ऐड करना होता है डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये 2 चीजों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और लेस किससे करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये 4 चीज ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं ना जो इसके एंड में करने को होते हैं। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट के बाद, ऐड और लेस करने के बाद, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ऐड लेस कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ये देखो अभी ये सारी चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जब क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है हमारे पास, क्या है, लेस इनकम टैक्स पेड। जितना भी हम इनकम टैक्स पे करते हैं उसको क्या करना है, लेस कर देना है। बस यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखोगे क्या है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास कुछ चीजें हैं। देखो पहला है
प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। जैसे कि मैंने कहा था कि जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो, ये सारी चीजें, ये सारे किस में जाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट लाइक गुडविल, इंटेंजिबल टेंजिबल दोनों जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल होता है जब भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का, वो भी लेके जाएंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव किया तो वो भी लेके जाओगे, रेंट रिसीव हुआ है उसको भी लेके जाओगे, वो सारी चीजें इसमें जाती है, ठीक है। अब इसमें लेस क्या करना रहता है वो सारी देख लो। अभी जितनी चीजें मैंने बताई वो ऐड में जाती हैं, लेस क्या होने वाला है वो समझ लो। लेस में क्या लेके जाओगे, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट लाइक गुडविल, देखो इंटेंजिबल टेंजिबल मतलब दोनों आ गया इसमें, ठीक है। अब उसके बाद और क्या है, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इतना एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीट होता है। अब लास्ट देखो फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन कौन सी है। यहाँ पे हमारे पास कह रहा है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, मतलब जो भी चीजें मैंने कैश इनफ्लो आउटफ्लो वाली बताई थी ना तीनों एक्टिविटीज में, वो सारी चीजें जाती है। मैंने बस इतना सा बताया कि हमारे कौन कौन सी चीजें एड लेस होती है, वो सारे देख लिया, ठीक है। ये सारी चीजें जैसे इशू ऑफ शेयर कर दिया, फॉर कैश, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, ये सारी चीज ऐड कर लोगे हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। लास्ट में लेस का करना होगा डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट ऑफ इंटर्न डिविडेंड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, लेस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैश फ्लो का स्टेटमेंट। बट देखो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है ना, जो कि मैंने बताया था ना, कि कैलकुलेट करना होता है जब भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, उसको देख लो। उसका एक छोटा सा तरीका होता है, अगर हमारे क्वेश्चन नहीं दिया होता है तो किस तरीके से उसको निकालना है, सबसे पहला पार्ट क्योंकि यही होता है, तो ये समझ लो। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होता है नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। अब यहाँ पे करंट ईयर का नेट प्रॉफिट निकालना होता है। मान लो हमारे नहीं दिया हुआ है, मान लो वो भी निकालने को दे दिया, बाई चांस हमें सब चीज के लिए प्रिपेयर रहने की जरूरत है। जितने भी चीजें कह दे, क्या ना कह दे, क्वेश्चन में किस तरीके से ना पूछे, भाई हमें क्वेश्चन कुछ भी मालूम नहीं होता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको हम जान तो सकते हैं। अब उसको जानकर हम उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस वही जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। हर टाइप को कोशिश करो, हर चीज को कोशिश करो, समझ लो सारा क्वेश्चन, हर टाइप को क्वेश्चन को समझ लोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। जो भी हमारा डिफरेंशिएट बैलेंस रहने वाला है, ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट का या फिर क्लोजिंग बैलेंस, तो उसको लेके जाओगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है हमारे पास, ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है। हर चीज में आपको ऐड और लेस इतना समझ लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या क्या ऐड करना है उसको नोट कर लोगे, क्या क्या लेस करना है वो नोट कर लोगे ना, तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं एक और बात बता देता हूँ कि जितने भी चीजें ना, इसका एक पीडीएफ बना करके टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिसको जिसको चाहिए वहां जाके देख सकता है, ले सकता है। आप सभी को मेरे चैनल के अबाउट में जाओगे ना, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, साथ साथ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप सारी चीजें नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ठीक है। देखो तो ऐड क्या हो रहा है वो सारी चीजें देख लेना। ट्रांसफर टू रिजर्व ये रहेगा, देखो हमारे पास गिवन रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा कि रिजर्व कितने हैं हमारे पास, वो आप लिख सकते हो। उसके बाद और क्या है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर का हमें डिविडेंड दिया हुआ है तो वो भी लेके जाओगे। और ये सारी चीजें को ऐड करने में बता रहा हूं, ठीक है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी डिविडेंड पे किया हुआ है तो उसको लेके जाओगे। फिर क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स में ड्यूरिंग द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर की जितनी सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें ऐड होने वाली हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। फिर लेस क्या होगा, रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट ऑफ स्टेटमेंट। देखो ये देखो लेस वाला चांस बहुत कम रहता है, मगर जान लो 2 ही 3 है इसमें, बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे देखो लेस वाले आते हैं। देखो ऐड करने वाले ज्यादा रहते हैं, तो उसको ज्यादातर समझ लेना, उसको ध्यान दे देना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो और क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितने भी आइटम्स होते हैं वो लेस हो जाते हैं, ठीक है। इससे हमारा निकलता है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक। यहाँ पे ये आप निकाल सकते हो। अब समझ लो कि बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट हमारा सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे हम पुराना बनाते आ रहे थे। अगर आपको याद होगा इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे जिस तरीके से हम अपना बैलेंस शीट बनाते थे ना, बस वैसे के वैसे ही रहने वाला है, ज्यादातर चेंजेस इसमें नहीं है। अगर देखो एक बार देख लेते हैं कि हमारे इसमें क्या क्या किस तरीके से इसका बैलेंस शीट है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला काम क्या रहता था, हम सबसे पहले हेडिंग लिखते थे इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब वो वाला देखो पुराना वाला मन देके चल रहा, क्लास 11 वाला, लायबिलिटीज एसेट नहीं, ये वाला नहीं। कंपनी का जब बनाते हो बैलेंस शीट वो दूसरा रहता है, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी पहला हेडिंग हो गया। फिर नेक्स्ट सेकंड हेडिंग जो नीचे लिखते हैं यहाँ पे एसेट वाला हो गया, वो सब दूसरा रहता है, ठीक है। फिर देखो पहले वाले हेडिंग में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे पास क्या चीजें रहती हैं वो देख लो। हमारे पास जैसे पहला हेडिंग है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर क्या लिखे हुए, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, ये सारी चीजें चली जाती है। बैलेंस शीट के जितने भी पार्ट है वो देखो, लायबिलिटीज, ये सारी चीजें तो हमारे किस में जाते हैं, जैसे देखो इशू ऑफ शेयर्स हो गए, इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, ये सारी चीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटी में लिख दिए। एसेट्स में क्या लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग, जितने भी एसेट्स हो गए, करंट एसेट,
जैसे हमारा करंट एसेट हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, टेंजिबल एसेट हो गया, तो वो सारी चीजें इसमें चली जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, वो समझना किस तरीके से अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फाइनेंशियल का कैसे आ सकता है, इन्वेस्टिंग का कैसे आ सकता है, तीनों अलग अलग हम समझ लेंगे। उसके बाद तो बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट गिवन है, उसके हेल्प से हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ये देख लो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को किस तरीके से हम मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जैसे कि मैंने फॉर्मेट के हिसाब से बताया था कि सबसे ऊपर क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पे जो जो ट्रांजेक्शन नोट करने वाले मैंने नोट कर लिया, क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे, आप सभी को स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा। यहाँ से मैं आप सभी को बताता रहूंगा कौन कौन सी चीजें उसमें जाने वाली हैं, किस तरीके से हम नोट करेंगे। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि देखो सब तो कर लेंगे भाई, बट जो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा उसको नंबर पूरे मिलेंगे। देखो ज्यादा तो नहीं कह सकते कि ज्यादा नंबर ये लोग देंगे, उम्मीद तो मत रखना, बट यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे तो वहां पे आप सभी को नंबर मिलने वाले हैं। अगर अच्छे से नहीं करोगे, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रहेगी, जैसे प्रेजेंटेशन आप सभी ने अच्छा रखा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रखा है तो आपको नंबर वहां पे कट सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि प्रेजेंटेशन अच्छी रखो, बाकी सब तो नंबर तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ना यार। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले दिया हुआ है 85,000 का, उससे कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, अदर इनकम। अब अदर इनकम में देखो कौन कौन सी चीजें जाएंगी, इनकम क्या दिया तो इससे सीधा सीधा पता चल गया कि यहाँ पे लेस वाले कॉलम में माइनस करना है, जो भी इनकम है उसको माइनस करना है। जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस कर दो, फिर क्या है डिविडेंड रिसीव माइनस कर दो, और क्या गिवन है कमीशन एक्रूड। अभी यहाँ पे इसको छोड़ दो, अभी रुक जाओ, यहाँ पे जो मैंने बताया उसमें लेके जाना। ये जो हमारा कमीशन एक्रूड है वो हमारा कौन सा पार्ट है, वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट है। वो यहाँ नेक्स्ट जो है यहाँ से शुरू होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब जो भी वर्किंग कैपिटल चेंज होगा ना वो मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा इसके बाद में। पहले ये कर लेते हैं, फिर उसको भी कर लेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले ये कर लेते हैं, तो उसको इसलिए मैंने कह दिया उसको भी छोड़ दो, उसको रुक जाओ। जो यहाँ पे जो मेन कारण है पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे उसके बाद क्या कह रहा है कि टोटल एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस कौन कौन से, सैलरीज, रेंट। अब जो जो चीजें हैं अब जो ऐड करने वाली है उसको लिख जाएंगे। देखो हमारे पास और क्या है, डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन बिल्डिंग हो गया, ठीक है, सेल पे जो भी बिल्डिंग में हमारे लॉस हुआ था वो लेके जाएंगे, गुडविल राइट ऑफ हो गया, वो सारी चीजें इसमें नोट करेंगे। ठीक, चलो, और उसके बाद क्या करना है अभी तक यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेट प्रॉफिट। देखो यहाँ पे हम जब ग्रॉस प्रॉफिट नहीं यूज करने वाले तो उसको नेट प्रॉफिट यूज करना है। अब नेट प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में जितना गिवन रहेगा उसके हिसाब से चलने वाले। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। डिविडेंड दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, उसमें से माइनस करके निकाल दिया है, तो बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो बैलेंस वाला अमाउंट है ना, देखो पीएल अकाउंट का जो बैलेंस अमाउंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं। ये आप सभी को पता है, हम शुरू से ही क्लास 11 में जब थे ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाते थे तो वहीं पे पता था जो बैलेंस शीट क्या आता था उसी को हम निकाल देते थे क्या, नेट प्रॉफिट। तो सेम टू सेम वैसा ही चलने वाला है, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाता है यार। क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए तो कुछ चीजें बदलने वाली है ही। ठीक है, चलो, उसके बाद हमारे पास और क्या गिवन है, टैक्स। अब देखो टैक्स जो हमारे पास वो निकाल लेंगे। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ कौन सा पार्ट है, बिफोर टैक्स। कौन सा वाला, ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में जो चीजें जाती हैं ना, ये लाइन सबसे ऊपर जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस फॉर्मूला के अंदर कौन कौन सी चीजें जा रही हैं वो लेके जाना। अब वो डिपेंड करता है हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, बट इसको जानने के पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वाला, तो वो अगर फॉर्मूला जानते रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन को देख करके एक बार क्वेश्चन को देख लिया कि कौन कौन सी चीजें हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके हिसाब से हम सारी चीजें नोट कर सकते हैं, है ना। चलो, टैक्स हो गया, टैक्स के बाद और क्या है, डिविडेंड। जो हमारा मैंने कहा था ना जो करंट ईयर का डिविडेंड होता है, करंट ईयर वाला CY, इससे समझ जाओ करंट ईयर का जो डिविडेंड है उसको भी ऐड करेंगे। तो जितनी चीजें हमारे पास गिवन था वो सारे के सारे इसमें ऐड करने वाले हैं। वैसे देख लेते हैं कि हमारा करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो कितना है, 10,000 है। अब डिविडेंड को भी इसमें ऐड करना है, तो टोटल निकाल लेते हैं कि शुरू में सबसे ऊपर अमाउंट हमारे जाएगा कितना, तो 24,000, 15,000, 10,000 कितना हो गया, 49,000। तो यहाँ पे लिख लो 49,000। ठीक है, अब चलो अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे पास अमाउंट कितना दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 20,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 का डेप्रिसिएशन। फिर क्या है, लॉस ऑन बिल्डिंग हमारे पास है 5,000 का, तो लॉस ऑन बिल्डिंग यहाँ पे निकाल दिया। और क्या है, गुडविल राइट ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे कितने से हो रहा है, 8,000 यहाँ पे लिख दिया। फिर अब यहाँ पे जितनी चीजें हो गई इसको ऐड करके निकाल लेते हैं पहले। तो इसको कितना 20,000 और 25 और 8 33 हो गया, तो 33,000 इसको ऐड कर लेंगे। टोटल कितना आएगा नीचे निकाल लेते हैं पहले, कितना आ रहा 437
और 82,000, तो 82,000 इधर आ गया। फिर लेस वाला निकाल लेते हैं, तो लेस वाला निकालोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हमारे पास कितना गिवन है, ये 5,000, तो ये निकाल लिया 5,000 आ गया इसका, ठीक है। फिर क्या है, और हमारे पास एक और चीज गिवन था ना, डिविडेंड रिसीव, जो हमने डिविडेंड रिसीव किया था, तो डिविडेंड कितना रिसीव किया था 3,000 का, तो 3,000 गिवन निकालेंगे और इसको यहाँ पे लिख के माइनस करके निकाल लेते हैं कि हमारा पता तो चले कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है वर्किंग कैपिटल के पहले का, तो कितना है यहाँ पे 70, कितना आ रहा माइनस कर लो 74,000, तो ये अमाउंट हमारा आ गया टोटल अब तक का वर्किंग कैपिटल को चेंज करने के पहले। अब देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल को चेंज करने के बाद क्या होता है। तो 74,000 का हमारा बैलेंस आया था, उसके आगे से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास अब देखो इंक्रीज इन करंट एसेट को हम लेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होता तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना अपोजिट चलता है हर एक चीज, तो उसको समझ के चलना होता है, ठीक। तो हमारे पास जैसे कि मैंने कहा था शुरू में कमीशन एक्रूड, उस समय रोक दिया था कि वहां पे कोई यूज नहीं था, बट यहाँ पे जिसका यूज है ना उसको यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास लेस करना है 4,000, ठीक है। तो हमारे पास इधर बैलेंस कितना आ जाएगा 70,000 का बैलेंस आ जाएगा। अब देखो लिखने का जो तरीका होता है ना, एक फॉर्मेट होता है ना, कि स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसको मेंटेन करना होता है, जो में वो क्या है, देखो अब यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना कैश जनरेट हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से, उसको टोटल अमाउंट हम लिख दिए, कितना है भाई 70,000 हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट चीज बचता है इसमें कि लेस करना पड़ता है टैक्स। टैक्स हमारे पास देखो अभी याद आ रहा होगा कितना गिवन था, कौन से हेडिंग में था ये बता दो फिर से, कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले पार्ट में हमारे पास ये गिवन था, तो कितना था 15,000, तो 15,000 को भी हमें एक बार लेस करना होगा यहाँ पे, तो 15,000 को भी लेस कर लो, कितना आएगा हमारे पास बैलेंस, कितना बचेगा 55,000। देखो 15,000 यहाँ पे बस एक लास्ट बैलेंस था जिसको माइनस करना था, और अब एक छोटी स्लाइड लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, नेट कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब नेट टू नेट वैल्यू कितना अब हमारा आया फाइनल अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट हो करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का भी हम पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन पिक करेंगे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि दो चीजें सिर्फ है, प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल की वैल्यू दी हुई है, 2021 में कितना उसका वैल्यू था, 2022 में कितना वैल्यू हो गया, और साथ साथ उसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो देखो साथ साथ हमारा इसमें करना क्या है ना, एक छोटा सा मशीनरी अकाउंट आप सभी को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कितने का परचेज किए थे। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यही देखो यही नोट करते हैं ना कि कितने का हमारा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हम परचेज किए थे, किस वैल्यू पे, उसको निकालना। अब उसको निकालेंगे कैसे, तो क्लास 11 का एक पुराना टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि था डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में यहाँ पे पता चलेगा कि हमें मशीनरी कितने की वैल्यू है, कितने का परचेज किए थे, वो निकालना है। अभी तक जितना भी हम क्लास 11 में जो पढ़ते आते थे ना, वो बैलेंस सीडी बैलेंस पीडी निकालते थे, बट यहाँ पे जो बैलेंस फिगर आएगा ना वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। देखो कैसे, पहले तो देखते थे हमारे पास एडजस्टमेंट क्या है। एक मशीन की कॉस्ट बता रहा है यहाँ पे 50,000 है, अब उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा वो 15,000 का लगा, और उस मशीनरी की वैल्यू 40,000 पे बिक रही है, ठीक है, 40,000 पे वो मशीनरी बिक रही, ठीक। अब ये तो कॉमन चीज हो गई। साथ साथ कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर, मतलब देखो मैंने पहले भी कहा था करंट ईयर की चीजें हम नोट करने वाले हैं, तो जैसे कि यहाँ पे इसका जो करंट ईयर का वैल्यू है उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का है 50,000 रुपीज। हमारे पास जो जो चीजें रहने वाली हैं उन सभी को हम नोट करेंगे। सबसे पहले एक मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में हमारे पास जो बैलेंस गिवन है ना उसको नोट करना है। तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी, ये दो चीज हमें पहले से गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही शुरू में ये दो चीज दिया हुआ था, ठीक है। देखो हमारे पास कितना इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसका था हमारे पास 2 लाख, ठीक, और इसका कितना है 3 लाख बाई बैंक। इसको नोट करेंगे कितना बिक रहा था, कितने का 40,000 का वो बिक रहा था। अब यहाँ पे देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे, देखो हमारे जो कॉस्ट दिया हुआ था मशीनरी का वो कितना था। अब देखो जितना कॉस्ट ना उसको अपने ना मशीनरी अकाउंट में लेके जाएंगे ना ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेके जाएंगे, वो सिर्फ कॉस्ट बताया। अब देखो कॉस्ट था उसका 50,000, हमारा डेप्रिसिएशन कितना लग गया 15,000 का। अब देखो वो पर्टिकुलर मशीन का डेप्रिसिएशन है तो उसको भी नोट नहीं करने वाले हैं, पर यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम नोट तो करेंगे 50,000 से, ठीक है। अब देखो यहां पर डेप्रिसिएशन वो जो मशीनरी के ऊपर पर्टिकुलर मशीनरी के ऊपर जो 15,000 लग रहा था उसको नहीं नोट करना आता हमें, ठीक है। उसका जो मेन काम ये था कि बाई सेल जो हम
सेल किए, मतलब कि हम जिस मशीनरी को बेचे हैं, जिस अमाउंट बेच रहे हैं, बस उससे मतलब है, उसका रिलेशन हमें था यहाँ पे। बट यहाँ पर वो बिका, तो उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखो डेप्रिसिएशन पे हम क्या करते थे कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीजें निकालते थे, है ना। यहाँ पे हमारी मशीनरी थी 50,000 की और बेच रहे थे 40,000 पे, बट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा था 15,000 का, तो 40,000 और 15,000 टोटल कितना हो गया 55,000। अब इसे साफ साफ पता चल रहा है कि हमें बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपए का, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे 5,000। अब बस कुछ भी नहीं बचा है, दोनों तरफ ऐड करके देखना है, ठीक है। नीचे आएगा 3,90,000 रुपीज, तो यहां भी नीचे आएगा 3,90,000, ठीक है। यहां पे जो बैलेंस आने वाला है टू बैंक मतलब कि परचेज। अब यही वाला परचेज वाला जो अमाउंट हमारा निकलेगा ना, ये यही अमाउंट जो हमारा है वो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। चलो अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3,90,000 में से 5,000 और 2 लाख माइनस कर लोगे, कितना आएगा 1,85,000, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये बैलेंस आ गया। अब यहाँ से इस बैलेंस को, कौन से वाले 1,85,000 को हम लेके चलेंगे अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम रहेगा कि हमारा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जितना भी हमारा सेल हुआ था प्लांट एंड मशीनरी का, वो अमाउंट लिख लेना है, ठीक है। तो कितना आया था 40,000, तो उसको नोट कर लेंगे। अब देखो उसका उल्टा हमारे पास एक और चीज है, परचेज। सेल का था ऐड करोगे, परचेज का है तो लेस करोगे, ये याद रखना, क्योंकि देखो सेल करते हैं ना तो हमारे पास से पैसे आते हैं, ठीक है। हमने कोई चीज बेच दिया तो हमें उसके बदले पैसे मिल गए। परचेज करते हैं तो देखो यहाँ पे हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था, हम देखो मशीनरी हमारे पास आई और पैसा हमारे पास से गया, तो कैश आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो हो गया मतलब माइनस करोगे, तो 1,85,000 इसको नोट कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे को बताया था कि कैश इनफ्लो आउटफ्लो का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ पे यूज हो रहा है, वो समझ में आ गया होगा, है ना। चलो तो आगे और क्या है, गुडविल परचेज। अब देखो गुडविल परचेज अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो 2021 और 2022 का ईयर का जो हमारा गैप दिया हुआ था, उसमें जैसे 40,000 बैलेंस दिया हुआ था और 1,20,000 था ना, तो वहां पे हमारे पास बीच का जो डिफरेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो 80,000 का आ रहा था। अब उसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे परचेज कह रहा है तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव में ही बैलेंस रहेगा। अब यहाँ पे इसको निकाल लो, अब इसको ऐड कर लोगे तो कितना आएगा 2,65,000 आएगा, है ना। तो उसमें से 40,000 माइनस कर लो, कितना आ रहा है 2,25,000 इधर बैलेंस आ गया। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे नहीं, सॉरी देखो यहाँ पे बैलेंस जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। इसको ध्यान देना कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाए रखना। यहाँ पे कैश यूज हुआ, हमें पैसे मिले नहीं, हमारा पैसा उल्टा इसमें यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यूज इन लिखना जरूरी था। यहाँ पे जिस तरीके से फॉर्मेट में चल रहा है ना, फॉर्मेट के हिसाब से सारा करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। बस अब यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। यहाँ पे कई सारे पार्ट है हमारी, तो शुरू करते हैं इशू ऑफ शेयर से। देखो मैंने पहले भी कहा था ये सारी चीजें किसमें जाती हैं, हमारे लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाती हैं, ठीक है। तो इधर इशू ऑफ शेयर कितना हुआ, अब यहाँ पे मैंने पहले भी कई बार बताया है, फिर से बताता हूं कि यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर मतलब ये करंट ईयर का पार्ट वाले कोई हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 लाख मान दिया हुआ था, माइनस 5 लाख कितना आता है 4 लाख। और यहाँ पे इशू ऑफ बोनस इशू ऑफ शेयर भी कहा था, मतलब कि जो भी हम बोनस शेयर इशू करते हैं ना वो माइनस कर देंगे, मतलब कि जितना भी बोनस एज अ बोनस दिया गया लोगों को उसको माइनस करना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या रहता है कि एवरी 5 शेयर होल्डर को 1 शेयर देना है, ठीक है। जितने भी 5 शेयर होल्डर है उसको 1 देना है, मतलब कि अगर यहाँ पे आप 5 लाख को 5 से डिवाइड कर दोगे कितना आएगा 1 लाख, मतलब कि 1 लाख ऐसे शेयर हैं जो कि हमारा बोनस में दिए गए, तो उस शेयर को माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास एक और चीज था, उसको ऐड करना है सिक्योरिटी प्रीमियम को। बार बार मैं बता दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा एक बार कि जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसको ऐड करना है, जो पैसा हमारे पास से जा रहा है उसको माइनस करना है। अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि इश्यू ऑफ बोनस शेयर जो था उसको माइनस क्यों किया, वो हमें लोगों को देना था इसलिए उसको माइनस करना पड़ा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिल रहा है इसलिए हमें उसको ऐड करना था, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इधर बैलेंस कितना आएगा 3,15,000 का, ठीक। फिर देखो रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर। अब रिडम्पशन कैसे निकालेंगे, हमारे पास देखो बैलेंस जो दिया हुआ था दोनों के बीच का, 2021 का ईयर हो गया 2022 का, बीच का जो गैप बचता है ना, जो हम रिडीम कर रहे थे 4 लाख में से 2 लाख माइनस कर दिए, तो हमारे पास जो बैलेंस बचा उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। देखो साफ पता चलता है अगर घट रहा है ना तो रिडीम हो रहा है। यहाँ पे बार बार जरूरी नहीं कि आपको हर एक चीज एडजस्टमेंट में दिया ही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा चीजें ना समझना भी रहता है, तो समझ के कर लोगे। 1-2 बार जो क्वेश्चन है ना उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा हर चीज, ठीक।
ठीक। तो बैलेंस हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है 2 लाख रुपीज का। फिर नेक्स्ट क्या है इंक्रीज इन कैश क्रेडिट। तो इंक्रीज इन कैश क्रेडिट हमारे पास कितना था 55,000। हाँ ये बता दो कि यहाँ पे देना पड़ रहा है ना यार, इसको ब्रैकेट में लिखना था हमें, ठीक, तो इसको नोट कर लो। फिर कैश क्रेडिट हमारा बढ़ रहा है, तो हमारे पास कितने से बढ़ रहा था 55 ना। हाँ ठीक है। अब देखो कैश क्रेडिट बढ़ने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भले हम क्रेडिट पे तो कैश ले रहे हैं लोगों से, बट ये देखो ना हमारे बिजनेस को पैसे आ रहे हैं। हमें मतलब किससे है, कैश से मतलब है, हमारे पास पैसा आया मतलब कि वो ऐड हुआ, ना कि नेगेटिव, इसलिए हम उसको ऐड करेंगे, ठीक। और आगे और क्या चीज है इसको देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है पेड डिविडेंड। अब देखो 3 चीज हमारे पास यहाँ पे लास्ट में बचता है, पेड डिविडेंड, पेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, पेड इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। ये जितनी चीजें है ना सारा का सारा आंख बंद करके क्या करना है, जो अमाउंट होगा माइनस कर दोगे, क्योंकि पे कर रहे हो पैसा दे रहे हो। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय मैंने शुरू में ही कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसे पे फोकस करेंगे, चाहे जो हो, सिर्फ पैसा ही हमारा एक मोटिव रहेगा, ठीक। चलो अब जो अमाउंट है हमारा उसको फिल कर लेते हैं। तो 80,000, 40,000 एंड लास्ट 10,000। ये सारा नोट कर लिया, सारे क्या ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि आप पे कर रहे हो तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, ठीक है। ये सारा माइनस हो रहा है, ठीक। चलो अब यहाँ पे माइनस करने के बाद ना जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसको निकाल लो, कितना आ रहा है बैलेंस फिगर 40,000। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करेंगे अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। वहां पे पैसा कितना यूज हुआ था वो हमने निकाला था, और यहाँ पे हमारे पास नेट बैलेंस आ रहा है उसको नोट किया है। अब देखो वहां पे बैलेंस हमारा नेगेटिव आ रहा था, जो कि हमें ब्रैकेट में उसको लिखा था लास्ट वाले पार्ट को, लास्ट जो अमाउंट आया था हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, तो वो ब्रैकेट में लिखा था, तो वहां पे पैसे यूज हुए थे। यहाँ पे हमारे पास उतना ही कैश फ्लो में बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव में आ रहा है बैलेंस 40,000 रुपीज, तो उसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखे, इसलिए यहाँ पे हमारे पास यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पैसे बच गए, ये नोट करना था। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है, तीनों एक्टिविटीज के सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से बता दिए, जो पार्ट देखो जो बेसिक था और जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन पक्का आना है इस टाइप का, कहने का मतलब सेम क्वेश्चन तो देता नहीं है भाई, कोई भी कितना भी आप सभी को बता दे, क्वेश्चन कभी भी सेम टू सेम कोई भी नहीं बता सकता। हमें मेन फोकस करना ये है कि क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है उस पर ज्यादा फोकस करें, उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस ज्यादा करें कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका बेस उसका क्या है, कि हम किस तरीके से सीखें, उसको अच्छे से कवर कर सके, हमारे नंबर पूरे मिल सके, तो उसके ऊपर फोकस करो। सेम टू सेम के ऊपर फोकस कभी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं बता सकता यार, जो बताते भी है ना पॉसिबल ही नहीं है, वो पता नहीं कहां से कह देते हैं। बट यहाँ पर आपका मेन फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से हमें सीखना है, सीखने के ऊपर फोकस करोगे, आपके नंबर्स भी आते रहेंगे, आप कुछ नया सीखोगे भी, कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।